Assalamu alaikum. I am Warda Shafiq, a graphic designer instructor. Today is our first class of Adobe Illustrator. सबसे पहले तो लोगों को ये चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रही होती है कि कुछ लोग कहते हैं Adobe Illustrator is better than Adobe Photoshop and कुछ लोग कहते हैं Adobe Photoshop is better than Adobe Illustrator. So we cannot compare them because Adobe एक ही कंपनी है जो दोनों सॉफ्टवेयर्स बना रही है. Obviously इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा. So let me tell you the difference between Adobe Illustrator and Adobe Photoshop ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए बनाया गया है. फर्स्ट डिफरेंस इज वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस. अब वेक्टर और रास्टर क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेक्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जो पिक्सेलेट ना हो, किसी भी वे में पिक्सेलेट ना हो. जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशंस की बेस पर होते हैं. मतलब कि हमने कुछ डिज़ाइन किया है, कोई वेक्टर बनाया है, तो उसको हम कितना भी जूम इन या जूम आउट कर लें, उसको रिसाइज कर लें, जो भी हम उसके साथ कर लें, लेकिन उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं होंगी. वो पिक्सेलेट नहीं होगा बिल्कुल भी. उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि हम कहाँ तक उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं. और वेक्टर ग्राफिक्स में सबसे बेनिफिशियल बात यही होती है कि वो पिक्सेलेट नहीं होते. ऑन द अदर हैंड रास्टर इमेजेस जो हैं वो पिक्सेलेट हो जाते हैं. उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि यहाँ तक हम उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. अगर हम उसकी फिक्स्ड वैल्यू से ज़्यादा उसको जूम इन या जूम आउट कर देंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएंगे. सो रास्टर इमेजेस की सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी फोटोज, इमेजेस जो हम क्लिक करते हैं. उसमें यही होता है कि अगर हम उसको हद से ज़्यादा जूम इन या जूम आउट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वो पिक्सेलेट हो जाता है. सो एडोब इलिस्ट्रेटर में वेक्टर को यूज़ करते हैं और एडोब फोटोशॉप में रास्टर इमेजेस को यूज़ करते हैं. बिकॉज फोटोशॉप में जो होता है वो हमेशा पिक्सल्स पे काम होता है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है. इलिस्ट्रेटर में वेक्टर यूज़ होते हैं, सो उसमें पिक्सल्स पर काम नहीं होगा. सेकेंड डिफरेंस इज आर्टबोर्ड एंड कैनवस. अब ये दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोटोशॉप की. फोटोशॉप में हमेशा हम एक ही कैनवस यूज़ कर सकते हैं. उसमें हम एक ही कैनवस पर मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते. एक ही कैनवस पर एक ही काम कर सकते हैं. मतलब अगर हम कोई भी इमेज पे काम कर रहे हैं या हम कुछ बना रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम एक कैनवस पर ये नहीं कि दो तीन चीज़ें अलग अलग ड्रॉ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता. उसकी एक ही लेयर बनती है, एक ही लेयर पर काम होता है. अगर हम मल्टीपल टास्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मल्टीपल कैनवस क्रिएट करने होंगे, हमें अलग अलग फाइल्स क्रिएट करनी होंगी. लेकिन इलिस्ट्रेटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इलिस्ट्रेटर में हम एक बार ही आर्टबोर्ड ओपन करके उसमें मल्टीपल साइजेस के आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल साइजेस के हम वेक्टर इमेजेस बना सकते हैं. द थर्ड डिफरेंस इज एक्स्ट्रा स्पेस. जो आर्टबोर्ड के या कैनवस के बाहर की जो स्पेस होती है वो किस में यूज़ हो सकती है और किस में नहीं. सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फोटोशॉप में एक ही कैनवस यूज़ होता है. सो जो हम वर्क करेंगे वो एक ही कैनवस के ऊपर ही काम करेगा, उसके अंदर अंदर ही. उसकी बाउंड्री से हम बाहर नहीं जा सकते. अगर हम बाहर जाएंगे तो वो काम खराब होगा. उसकी एक ही लेयर होती है, सो उसके कैनवस के अंदर अंदर ही हमें कुछ भी हमने काम करना है, कोई इमेज पे वर्क करना है या कुछ ड्रॉ करना है या कुछ स्केच करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, तो आपको उसके अंदर अंदर ही काम करना होगा. सो ऑन द अदर हैंड इलिस्ट्रेटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इलिस्ट्रेटर में हमारी वेक्टर इमेजेस होती हैं, हम वेक्टर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें हम चाहे हमारे आर्टबोर्ड से हम बाहर चले जाएं या आर्टबोर्ड के अंदर रह के काम करें, उससे इलिस्ट्रेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमारा जो काम है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होती. द फोर्थ डिफरेंस इज सिलेक्शन, कि हम फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में सिलेक्शन किस टाइप की कर सकते हैं. तो पहले हम इलिस्ट्रेटर की बात कर लेते हैं. इलिस्ट्रेटर में जो सिलेक्शन है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है. मतलब अगर हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा उसकी बेस पे सिलेक्ट होगा.
लेकिन फोटोशॉप में पिक्सल बेस्ड हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि अगर हम कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी वो पूरी लेयर सिलेक्ट होगी एक साथ। लेकिन जो इलिस्ट्रेटर है उसमें अगर हम कुछ सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, ना कि पूरी एक लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, ना कि पूरा हमारा जो वर्क है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इलिस्ट्रेटर जो है वो बेटर है सिलेक्शन में एडोब फोटोशॉप से। द फिफ्थ एंड द लास्ट डिफरेंस इज कि अगर हम पिक्चर्स पे कोई काम करते हैं, अपनी इमेजेस पे कोई काम करते हैं, यानी कि उसको एडिट करते हैं या उसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसको हम इलिस्ट्रेटर में नहीं कर सकते। इलिस्ट्रेटर में ये काम पहली बात तो हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी वे में उसको करते भी हैं तो उसमें वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, वो आउटपुट हमें नहीं मिलेगी जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, उसमें एक तो काम बहुत टफ हो जाएगा, दूसरा उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। अगर हम फोटोज़ पे या पिक्स पे या इमेजेस पे कोई काम करना चाहते हैं, कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो उसको हम एडोब फोटोशॉप में करेंगे। इसके लिए एडोब फोटोशॉप इज़ बेस्ट। और अगर हम इलिस्ट्रेशंस करते हैं, मतलब अगर हम कुछ ड्रा करते हैं, लोगोज बनाते हैं या स्केचेस करते हैं, तो उसके लिए हम इलिस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। इलिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए कि हम जैसे फोटोशॉप में हम देखते हैं कि हम पिक्चर्स पे बहुत डीपली जाके हम उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन इलिस्ट्रेशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इलिस्ट्रेटर के लिए ये बहुत टफ काम हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इलिस्ट्रेटर कि वो उन कैलकुलेशंस को समझ सके, उन डिटेल्स को, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा डिटेल देंगे उतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन हो जाएगी, जो कि इलिस्ट्रेटर या हमारे पीसी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इलिस्ट्रेटर में हम लोगो डिज़ाइंस, बेसिक स्केट्स या बिजनेस ब्रांडिंग्स लाइक पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड्स वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज इन चीज़ों में पिक्चर्स का, इमेजेस का बहुत कम वर्क होता है, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। इट्स वेरी रेयर कि हम किसी कार्ड या पोस्टर के अंदर किसी पिक्चर को अप्लाई करें, किसी पिक्चर पर कुछ हम ड्रॉ करना चाहें या उसको एडिट करना चाहें। इट्स वेरी रेयर। ये था डिफरेंस और बेसिक एडोब फोटोशॉप और एडोब इलिस्ट्रेटर में। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम एडोब इलिस्ट्रेटर को इस्तेमाल करेंगे, उसकी मैं आपको वर्किंग बताऊंगी, उस पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं, सब मैं आपको बताऊंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एडोब इलिस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। मेरे पास एडोब इलिस्ट्रेटर 2021 वर्जन है। आप लोगों के पास इससे पुराना या इससे नया भी हो सकता है। मैं फ़िलहाल एडोब इलिस्ट्रेटर 2021 यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें फ़ाइल ओपन कैसे कर सकते हैं या क्रिएट न्यू फाइल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में दो बटन शो हो रहे होंगे, क्रिएट न्यू और ओपन का। ओपन का मतलब कि अगर आपने पहले से कुछ बनाया हुआ है, आपने कोई वर्क किया हुआ है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ से मैं ओपन कर सकती हूँ। ओपन का मतलब है कि हमने पहले से कुछ ड्रॉ किया हुआ है, कुछ काम किया हुआ है इलिस्ट्रेटर के अंदर, और हम उसी काम को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ओपन का बटन यूज़ करते हैं। क्रिएट न्यू में क्या है कि अगर हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब हमने पहले कुछ नहीं किया, हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट है, या हम पुराने प्रोजेक्ट्स में से किसी को कुछ नहीं करना चाहते, हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रिएट न्यू को क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्टबोर्ड्स शो हो रहे हैं और ये उनकी मोर डिटेल्स शो हो रही हैं। हम इसको फिलहाल कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आप इतना देख लें कि आपने इनमें से कौन सा आर्टबोर्ड यूज़ करना है। मैं लेटर आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टूल बार से। ये हमारा टूल बार है, इसमें हमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एडोब इलिस्ट्रेटर में हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है कि हम अपने
जो टूल बार है या कोई भी चीज़ है, अपने टूल्स हैं, उनको हम मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा भी सकती हूँ, इसको यहाँ पे दोबारा सेट भी कर सकती हूँ। एडोब फोटोशॉप में ये चीज़ नहीं होती, वो जहाँ पर चीज़ें फिक्स्ड हैं वहीं पर फिक्स्ड हैं, उनको हम मूव नहीं कर सकते। और इस तरफ हमारे पास ये एक पैनल्स का बार है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ पे दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये देखें, हम इसको अलग अलग मतलब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये एक पैनल है, इसको हम मल्टीपल पैनल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको दोबारा से अगर हम अलाइन करना चाहें तो ये देखें, हम इसको ऐसे दोबारा से आपस में अलाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें एक छोटा सा डबल एरो नज़र आ रहा है, उस पर लिखा है एक्सपैंड पैनल्स। इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो हमारे जो पैनल्स हैं, हमें जो इधर नज़र आ रहे हैं, इनको अगर हम सबको एक साथ ओपन करना चाहें, जैसे अब ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं, सारे आर्टबोर्ड, सारे पैनल्स जो हैं वो मेरे पास ओपन हो चुके हैं नीचे तक। यहाँ से हम जितने भी पैनल्स को ओपन करना चाहें कर सकते हैं। सो अगर हमें अपने आर्टबोर्ड क्लीन एंड क्लियर चाहिए, हमें मोर स्पेस चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पैनल्स के ऑप्शन को बंद ही रखें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ भी अगर ड्रा करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना। ये हमारी सारी लेयर, सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ही सिलेक्ट कर लेता है। इसके बिल्कुल बराबर में ही आपको ये नज़र आ रहा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वाइट कलर का एरो। इसका काम क्या है, कोई भी हमने चीज़ बनाई है उसका हमें एक साइड हमें सिलेक्ट करनी है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करेंगे। अगर हमें हमारा पूरा वेक्टर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टूल जो है उसको सिलेक्ट किया है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करती हूँ तो देखें सारे पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे यहाँ पे आके क्लिक करती हूँ तो देखें सिर्फ एक पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, ये सारे पॉइंट सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं आपको इसको मूव करके दिखाऊं तो ये देखें सिर्फ एक पॉइंट मेरे पास सिलेक्टेड है, बाकी अगर मैं इधर क्लिक करती हूँ तो ये पॉइंट मेरे पास सिलेक्टेड है, बाकी बिल्कुल भी मूव नहीं होंगे। इसमें मैं जो भी चेंजिंग्स करना चाहती हूँ तो वो एक पॉइंट ही सिलेक्ट होगा। अच्छा, हमने अपने कंप्यूटर में पेंट तो देखा ही होगा, पेंट में हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह के सारे टूल्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये सारे टूल्स मौजूद हैं। सो इसमें क्या डिफरेंस है कि इसको हम दो तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जैसे अब ये हमने वर्टिकली एक वेक्टर बनाया है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं तो ये देखें ये हमसे हमारे रेक्टेंगल का साइज पूछ रहा है। यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम इसको कोई भी विड्थ और हाइट इसको दे दें और उसको ओके कर दें। मैं अभी इसको कैंसिल कर रही हूँ। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, किसी भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सो एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। सबसे इजी मेथड जो है रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, कि जब हम इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो साथ में इसके हम शिफ्ट प्रेस कर दें। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर बन चुका है। स्क्वायर के इर्द गिर्द आप ब्लू कलर की एक बाउंड्री देख रहे होंगे जो कि रेक्टेंगल के इर्द गिर्द नहीं है, उसको हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स भी देख रहे होंगे जो कि एक लार्ज स्क्वायर के इर्द गिर्द बने हुए हैं बाउंडिंग बॉक्स पर। ये कहलाते हैं रीसाइज हैंडल्स। अब ये रीसाइज हैंडल्स का आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनकी वर्किंग क्या है। ये हमारे पाथ को या हमारे ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे आपको ये छोटा सा एरो जो है वो राउंड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैं साइड में करती हूँ तो वो सही वाला एरो नजर आता है। अगर इसके पास लेके जाती हूँ तो ये एरो और ज़्यादा छोटा हो जाता है और राउंड शेप में आ जाता है। अब इसका काम क्या है, अगर मैं यहाँ पे अपना एरो फिट करके लेफ्ट क्लिक करके इसको मूव करती हूँ तो ये देखें ये रोटेट हो रहा है। अब लेट्स सपोज मैं अपने स्क्वायर को डायमंड शेप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ या इसे किसी भी एंगल से मूव करना चाहती हूँ तो ये देखें जो ये एरो है ये मेरी बहुत हेल्प कर रहा है इसको सेट करने में। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर देती हूँ तो सिर्फ ये एक्यूरेट एंगल्स पे जो है वो मूव होगा। अब जैसे ही मैंने ये शिफ्ट को अनप्रेस किया है, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया है, तो अब मैं अपनी मर्जी से इसकी लोकेशन सेट कर सकती हूँ।
एक और चीज, अब अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना चाहती हूँ, देखिए जूम करने में या उसको रीसाइज करने में, बड़ा करने में फर्क होता है, ठीक है। मैं इसको बड़ा नहीं कर रही, मैं इसको जूम करना चाहती हूँ, जूम करके देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा टूल यूज करूंगी? उसके लिए आपको यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास नजर आ रहा होगा, ये देखें इस पे लिख के भी आ रहा है जूम टूल। इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ और प्रेस करके अपने स्क्वायर पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें मैं इसको जितना चाहूँ उतना जूम कर सकती हूँ। इलिस्ट्रेटर CC 2021 में इसकी जूम करने की जो कैपेसिटी है वो 64,000 है। अब अगर मैं इसको जूम आउट करना चाहूँ, मुझे इतना ज़्यादा जूम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? तो सिंपली ये मेरा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं इसको आल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करूंगी। ये देखिए मैंने जैसे ही आल्ट प्रेस किया तो जो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। इट इंडिकेट्स दैट आई एम रेडी टू जूम आउट। एक और काम, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं, बिल्कुल सेम उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो एक तो मेथड होता है कि कॉपी पेस्ट कर लें, इसका शॉर्टकट Ctrl+C Ctrl+V है। एक और मज़ेदार सा शॉर्टकट है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको मूव करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास इसकी एक कॉपी बन गई है। सी, अब अगर हम इसी चीज को दोबारा रिपीट करना चाहें, अब हमें टफ लग रहा है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट की बार बार कॉपीज लें, तो हम क्या करेंगे? इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ये ऑल्ट दबा के मैं इसकी एक और कॉपी ले रही हूँ। अब अगर मैं Ctrl+T प्रेस करती हूँ तो ये देखें उसी रो में मुझे ये मज़ीद कॉपीज बना के दे रहा है। बहरहाल मुझे इस तरफ कॉपीज नहीं चाहिए थी। अगर मैं नीचे को जाना चाहती हूँ तो एक बार फिर से मैं क्या करूँगी, इन सबको सिलेक्ट करूँगी, ऑल्ट प्रेस करूँगी और इनको ड्रैग करूँगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं Ctrl+D प्रेस करती हूँ तो ये देखें बहुत कम टाइम में हमारे पास कितने सारे स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स बन चुके हैं। तो ये शॉर्टकट है किसी चीज को दोबारा से कॉपी करने का। सी, बहुत आसानी के साथ हमने ये एक पैटर्न सा क्रिएट कर लिया है जिसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अच्छा, अब हम इस तरफ हमारा एरिया जो है वो काफ़ी सारा फ्री है, तो हम इसकी एक और कॉपी इधर बना लेते हैं, ठीक है। Ctrl+D करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा सा पैटर्न बन गया है। अब अगर मैं इनमें से कुछ बॉक्सेस जो हैं वो रिमूव कर दूं, मैं इस पैटर्न को एक डिफरेंट अंदाज से अगर बनाऊं कि मैं एक बॉक्स सिलेक्ट कर लूं और एक बॉक्स छोड़ दूं, और ये जो मेरे सिलेक्टेड हैं इनको मैं कोई कलर दे दूं, लेट सपोज इनको मैं ब्राउनिश रेड दे रही हूँ और बाकी जो मेरे हैं उनको भी मैं इसी तरह से सिलेक्ट करके कोई और कलर दे दूँ। ओके, तो अब इसी की एक और एग्जांपल मैं आपको छोटी सी और देती हूँ। इसको हम डिलीट करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ रेक्टेंगल टूल को, तो ये आपको छोटा सा यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल के साथ एरो नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस एरो पे राइट क्लिक करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास कितने सारे और टूल्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ से अपना पॉलीगॉन टूल लेती हूँ तो अब यहाँ पे हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर जो है वो ऑलरेडी चूज किया हुआ था मैंने, तो इसलिए मेरा जो पॉलीगॉन है वो ब्लैक बना है। अगर आप इसको वाइट एंड ब्लैक जैसे पहले था हमारा उस तरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ये देख सकते हैं डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन, इसको अगर आप क्लिक कर दें तो ये देखें जैसे हमारा पहले था
कि ये हमारा जो आउटलाइन थी वो ब्लैक थी और जो हमारा अंदर का कलर था वो वाइट था, तो बिल्कुल वैसे ही इसके साथ हो चुका है। जब भी आप अपने कलर्स को सेट करना चाहें ब्लैक और वाइट पे, तो आप ये डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक को क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम बाद में क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक पॉलीगॉन बनाती हूँ, ये जो इसकी आउटलाइन है ये स्ट्रोक कहलाती है। इसका जो अब स्ट्रोक है वो इस वक्त ब्लैक है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर शो हो रहा होगा और यहाँ पे भी आपको आउटलाइन ब्लैक ही नजर आ रही होगी, ठीक है। और जो अंदर का कलर है उसको बोलते हैं फिल। सो हमारे पॉलीगॉन में वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक इस वक्त मौजूद है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और इस कलर के पैनल में जो फिल है, जो यानी कि जो वाइट कलर का है डिब्बा, इसको हम डबल क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास कितने सारे कलर्स की वो जो है लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ से हम कोई भी कलर अगर सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं ये ब्लू ले रही हूँ, ओके, ये देखें अब मेरा जो फिल है वो ब्लू हो चुका है और जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है। स्ट्रोक को भी इसी तरह से हम क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। चलें, ये तो आपको पता चल गया कि फिल और स्ट्रोक क्या चीजें हैं। बल्कि इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि इसको ऑल्ट पे क्लिक करके इसकी कॉपी लूंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी सारे की एक कॉपी लेनी है और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके मज़ीद एक कॉपी लेनी है। आप इस तरह कॉपी पेस्ट करके भी अपना जो है वो बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका एक और मेथड जो आसान है, एक बार इसको क्रिएट कर लिया और उसकी कॉपी ले ली, उसके बाद हम बस जस्ट कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये देखें हमारे पास कितना प्यारा से एक बी हाइव, छत्ता, मक्खियों का जो छत्ता होता है वो उस टाइप का बन चुका है। अब अगर हम इसमें कलर देना चाहते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करें, ये सब सिलेक्ट हो गए हैं, ये हमारे पास ग्रे आ गए। अब हम इसका स्ट्रोक भी चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रोक पे डबल क्लिक करेंगे। अब एक और काम, अगर इनमें से कुछ जो पॉलीगॉन्स हैं उनका कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से अपना डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगी और एक पे क्लिक करूँगी, फिर शिफ्ट प्रेस करके जोन से भी मुझे पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट करने हैं इसमें, उनको जस्ट मैं क्लिक करती जाऊँगी। तो ये देखें, अब मैं चाहती थी कि इसमें ये सब में एक कलर ना आए, डिफरेंट आए, तो मैं क्या करूँगी, जोन सा पार्ट मुझे डिफरेंट करना है उसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूँगी और उसका फिल जो है वो डिफरेंट करती जाऊँगी। सो इस तरह से आप इसमें कलर्स अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ ट्राई करने के लिए, बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है। अब आप इसको क्रिएट करके देखें और अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपसे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।